हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर का वन शॉट वीडियो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक आईटी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसका कॉन्सेप्ट फर्दर चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी स्फेरिकल मिरर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको हम समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई भी मिरर है, इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम पोल कहते हैं। इसका जो सेंटर है इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को मिला करके जो भी लाइन यहाँ पे बनता है उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी लाइट अगर यहाँ पे आई स्ट्राइक की और वो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो लाइट हमेशा फोकस से पास करेगा, राइट। तो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है कि नहीं? यस, ऑब्वियसली यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। एम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। अगर यहाँ पे टेंजेंट के थ्रू एक नॉर्मल हम प्लॉट करेंगे तो इस वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट, इस वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहे होंगे। मिरर के सामने जो कुछ भी होता है वो टेक्निकली एक रियल स्पेस होता है। तो यहाँ पे जो फोकस का फॉर्मेशन होगा फॉर द कॉनकेव मिरर, राइट, वो एक तरीके का रियल होता है। ठीक है, अगर उसी तरह अगर मैं किसी कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो लाइट पैरेलल तो आएगा बट ये फोकस से नहीं जाएगा, फोकस से निकलता हुआ अपीयर होगा, राइट। तो जब इस लाइट को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कट करेगा। तो किसी भी कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो इस पॉइंट से रिलेटेड आपको डिटेल में अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप कभी भी रे डायग्राम का फॉर्मेशन कर रहे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से लाइट अपने पाथ को ट्रैवल करता है। तो 4 फंडामेंटल चीज़ें हैं। अगर कोई भी लाइट पैरेलल आती है तो उसके बाद हमेशा वो फोकस से ही पास करेगी, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, वाइस वर्सा, मीन्स अगर कोई भी लाइट फोकस से आ रही है तो स्ट्राइक करने के बाद वो पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो टकराने के बाद सेम सेम पाथ को ट्रेस करेगा। तो अगर अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊँ और यहाँ पे ऐसा नॉर्मल बना दूँ तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई उसकी वैल्यू भी जीरो होगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसकी वैल्यू भी जीरो होगी। तो जैसे लाइट आई थी वैसे ही चली जाएगी। और दूसरा केस है, अगर मान लीजिए पोल है, पोल पे टेंजेंट ऐसे बन गया, इसका नॉर्मल यहाँ से गया तो जितने एंगल पे लाइट आएगा उतने एंगल पे लाइट वापस चला जाएगा। ये 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम देखा जाए कि किस तरीके से बनता है। मान लेते हैं कि लाइट यहाँ पे आया और टकराने के बाद पैरेलल लाइट आई है तो ऑब्वियसली टकराने के बाद क्या होगा, फोकस से जाता हुआ अपीयर होगा। फोकस से जा नहीं रहा होगा, फोकस से जाता हुआ अपीयर होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कोई लाइट फोकस पे आता हुआ अपीयर हो रहा है, इस तरीके से फोकस पे आया, राइट, तो फोकस पे तो आएगा नहीं बट टकरा करके पैरेलल हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अगर वो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आ रही है तो टकराने के बाद जिस डायरेक्शन से आ रही थी उसी डायरेक्शन से वापस बाउंस बैक हो जाएगा। लास्ट केस है कि अगर कोई लाइट यहाँ पे लाइट आई तो टकराने के बाद जितने एंगल पे लाइट आई उतने एंगल पे लाइट बाहर की ओर चली जाएगी। तो एंगल आई और एंगल आर यहाँ पे भी क्या होता है, सेम होता है। तो जिस तरीके से कॉनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम का है ना कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से कॉन्वेक्स के लिए भी है, बट थोड़ा बहुत वेरिएशन है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन चारों केस को आप यूटिलाइज करके अलग अलग कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग इमेज फॉर्मेशन की कंडीशंस याद रखनी है। अगर हम कॉनिकेव मिरर की बात करें तो टोटल हमारे पास 6 केस बनता है। पहले केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे होता है। दूसरे केस में बियॉन्ड सी अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। तीसरे केस में सी पे ही ऑब्जेक्ट होता है। चौथे केस में सी के और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होता है। और इस वाले केस में, फिफ्थ केस में, फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है। एंड लास्ट में फोकस एंड पोल के बीच में एक ऑब्जेक्ट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, वो आप अच्छे से याद रखना कि जो फर्स्ट केस है, सेकेंड केस है, थर्ड केस है एंड फोर्थ केस है एंड फिफ्थ केस है। इन पांचों केस में जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है। तो समझ जाना, शुरू से 5 केस में इमेज हमेशा रियल बनेगा। और जो रियल बन रहा है ना वो इन्वर्टेड भी बन रहा है। जैसे आप यहाँ देखना, ये इन्वर्टेड है, राइट, ये भी इन्वर्टेड है, ठीक है, ये भी इन्वर्टेड है, ये इन्फिनाइट पे इन्वर्टेड बहुत बड़ा साइज़ बनेगा। तो जो रियल है वो इन्वर्टेड भी है। जो 6 केस है ना वो अपने आप में स्पेशल होता है क्योंकि फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो जो इमेज बनता है वो मिरर के पीछे की ओर बन रहा होता है, सीधा बन रहा होता है, बड़ा बन रहा होता है। और जो लास्ट वाला केस है इसका यूज हम लोग वहाँ करते हैं, सेविंग के लिए कर रहे होते हैं, राइट, क्योंकि
कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको फोकस पोल के बीच में रखेंगे तो जिसकी वजह से इमेज सीधा और बड़ा दिखेगा तो हमको क्लैरिटी मिलती है। बाकी जो केस है उस केस में इमेज उल्टा बनता है तो उसका हमको इतना फ़ायदा होता नहीं, ठीक है। जो थर्ड केस है वो अपने आप में स्पेशल इसलिए है कि जितना हाइट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का है उतनी हाइट यहाँ पे इमेज में है। अगर पूछा है कौन कौन से केस है जिसमें इमेज छोटी बनती है तो फर्स्ट एंड सेकंड में इमेज छोटी बनेगी, थर्ड में कैसा बनेगा, सेम बनेगा। तो डी ई एफ इन 3 केस में जो इमेजेस बनती हैं उनकी साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है। तो पहले दूसरे में छोटी बनेगा, लास्ट के 3 केस में बड़े बनेंगे और थर्ड केस में सेम साइज का ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, ठीक है। तो ये सारे रे डायग्राम अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जो आपके आईआईटी में पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसा है कि एक ऐसा स्फेरिकल मिरर यहाँ पे दिया गया है, राइट, और पूछ रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कैसा बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि इसका जो डाया है, डाया बेसिकली कितना दिया हुआ है, तो डाया दिया है 16 मीटर के आसपास। डाया इतना है तो रेडियस कितना होगा भाई, 8 मीटर। रेडियस 8 मीटर है तो फोकल लेंथ कितना होगा, ऑब्वियसली 4 मीटर। तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट लाई कहाँ कर रहा है। तो देखिए 4 पे बनेगा फोकस, ठीक है, और 8 पे बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी वाले केस में लाई कर रहा है। तो आपने जो रे डायग्राम पढ़ा वहाँ देखिए बियॉन्ड सी का केस कौन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सी ऐसा बना हुआ है, ये बियॉन्ड सी पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो उसका जो इमेज बन रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस में बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसा दिख रहा है, साइज़ तो छोटा दिख रहा है, डिमिनिश, ठीक है। इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, ये इन्वर्टेड है। रियल है कि वर्चुअल है, रियल है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इरेक्ट वाला तो ऐसे हटा दो, तो इन्वर्टेड है, यस, रियल है। मैग्नीफाइड है कि अनमैग्नीफाइड, अनमैग्नीफाइड है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। ऐसे क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो सकते हैं अगर आपको सही आपका उसका लोकेशन पता है, ठीक है। अब उसी तरीके से जिस तरीके से इमेज फॉर्मेशन के 6 केस कॉन्केव मिरर में थे उसी तरीके से जो 2 केसेस हैं वो कॉन्वेक्स मिरर में हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में ये होता है कि मान लीजिए कोई इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनाइट पे है और दूसरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड पी पे होता है, राइट। तो अगर बियॉन्ड पी वाले केस की हम बात कर रहे हैं तो इमेज जो बनता है ना वो सीधा बनता है बट उसका साइज़ छोटा हो जाता है, राइट। तो अगर इन्फिनाइट पे होगा तो ऑब्वियस सी बात है इमेज फोकस पे बनेगा, बट इरेक्ट होगा या फिर इन्वर्टेड होगा तो इरेक्ट ही होगा, क्योंकि जब हम बियॉन्ड पे आएंगे ना तो यहाँ पे सीधा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैं इन्फिनाइट की ओर अप्रोच करूँगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस की ओर अप्रोच करना शुरू हो जाएगा। तो बड़ा स्पेशल केस है। सेकेंड केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज़ हम ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में करते हैं। ऑटोमोबाइल व्हीकल में क्या होता है कि जो कॉन्केव शेप होते हैं ना वहाँ पे दूर की जो ऑब्जेक्ट होती है उसको छोटा करके सीधा करके हमको दिखा रहा होता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे आता है इसकी हम बात करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है ना, उसकी हाइट 100 सेंटीमीटर है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट कितना दिया हुआ है, ऐसा 100 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। लाइज बिफोर द सेंट्रल, ठीक है, एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर हुज फोकल लेंथ हैज़ बीन एब्सोल्यूट वैल्यू। फोकल लेंथ की एब्सोल्यूट वैल्यू कितना दिया हुआ, 40 सेंटीमीटर। तो एफ इसकी दे दिया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ अप्लाई कर रहा है। फोकल लेंथ की तो 2 ही केस होती है। कौन सी केस होती है, या तो वो इन्फिनाइट पे हो या तो बियॉन्ड पी कहीं पे लाई कर रहा हो। तो बियॉन्ड पी में जो भी इमेज बनेगा उसका क्या नेचर है, उसका नेचर ये है कि भाई ये तो सीधा बन रहा है, सीधा के साथ साथ ये डिमिनिश्ड बन रहा है, और रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल है। तो इसके बेसिस पर अगर देखा जाए कि भाई इसका सही क्राइटेरिया क्या होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जो वर्चुअल है पहले उस पर आते हैं, इमेज इज़ वर्चुअल। एंड वर्चुअल के अलावा कहाँ बनेगा, अपोजिट साइड ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, या फिर अपोजिट साइड ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का अपोजिट साइड बनेगा, तो इसका बी ऑप्शन हम सही बोलेंगे, क्योंकि अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो ये एक्चुअली वर्चुअल बनेगा, अपोजिट साइड बनेगा, एंड थोड़ा सा वो डिमिनिश होकर के बन रहा होगा, राइट। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन हमने बताए जो इमेज फॉर्मेशन के ऊपर पूछे गए और ये IIT में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब जैसे इमेज फॉर्मेशन ख़त्म होता है उसके बाद इमीडिएट शुरू हो जाता है कि भाई मिरर फार्मूला क्या होता है, इसका डेरिवेशन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो लाइट गई और यहाँ से टकराने के बाद जहाँ पे बनेगी उसको हम बोलेंगे इमेज। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो जो भी मिरर फार्मूला होता है ये 1/f = 1/u + 1/v के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसीडर करते हैं। जो u होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे है और ये आपका सेंटर है तो यहाँ से इनकी वैल्यू कंसीडर की जाएगी, राइट। मान लीजिए इमेज यहाँ बन गया और p यहाँ पे है तो p से लेकर के इनकी जो दूरी होती है इसको हम v कह रहे होते हैं। और जहाँ पे सेंटर पॉइंट है ना
उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, और आर की वैल्यू बेसिकली एफ का 2 गुना के बराबर होता है, ठीक है। तो एफ निकालना है तो आप r/2 कर सकते हो। साइन कन्वेंशन की बात करें, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मेजरमेंट आप इस डायरेक्शन में दे रहे हो तो साइन को नेगेटिव देना है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, लाइट इस तरीके से जा रहा है, आप भी मेजरमेंट सेम डायरेक्शन में कर रहे हो, तो वहाँ पे उसकी वैल्यू नेगेटिव दी जाएगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे इरेक्ट है तो उस केस में आपको हाइट को पॉजिटिव देना है, अगर ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है उस केस में हाइट को आपको नेगेटिव रहना है। ये साइन कन्वेंशन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हम यूज़ करेंगे। अब चलिए इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, डिज़ाइन अ शेविंग मिरर एज्यूमिंग दैट द पर्सन कीप इट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स फेस एंड व्यू द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द फेस at the closest comfortable distance 25 सेंटीमीटर and find out the focal length of the mirror। अब देखो ये कॉनिकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शेविंग मिरर तो उसी में होता है। और कॉनिकेव मिरर का कौन सा केस है, 6 केस है। 6 केस क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे हमने बना दिया एक कॉनिकेव मिरर है, ठीक है। तो ये जो कॉनिकेव मिरर है इसमें ये कहना चाहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है ना वो बेसिकली 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है। तो मान लीजिए यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे है इसका पोल, तो इनके बीच की जो दूरी कंसीडर की जाएगी डेट इज़ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट को ओ से मैंने लिख दिया और इसको मैंने पी से लिख दिया। और जो इमेज दिख रहा है ना, जैसे मैं यहाँ मिरर रख के इसको देखना चाहता हूँ तो इमेज इसके पीछे बन रहा है और मेरे आँखों से उसकी जो दूरी है डेट इज़ 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए इमेज यहाँ बनता है ना, इस केस में याद रखना इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है, सीधा बनता है, थोड़ा बड़ा बन रहा होता है। तो क्वेश्चन में क्या है कि जो ओ से आई की जो डिस्टेंस है ना वो 25 सेंटीमीटर है। ज़्यादातर बच्चे यहीं पे गलतियाँ करते हैं। ये 25 सेंटीमीटर आ गई, अगर ये 25 सेंटीमीटर आ गया तो पी से लेकर के आई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 को माइनस करेंगे आएगा 15 सेंटीमीटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई कर रहा है तो रेज ऐसी जाएंगी, तो जो u का मेजरमेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए u की वैल्यू कितना रखा है -10। इमेज यहाँ पे बना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो रेज इस तरीके से जाएंगी एंड इसका जो मेजरमेंट होगा सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इसको मैंने प्लस दिया। और इन सब को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी डैट विल बी 1/f विल बी इक्वल टू LCM यहाँ पे कितना आ गया 150, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा -10, ठीक है। और इधर कितना आ गया भाई, -15 एंड +10। तो यहाँ से फोकस को सॉल्व करेंगे तो -30 सेंटीमीटर के आसपास इनका फोकस लेंथ आएगा। और माइनस इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इसकी जो फोकस होगी नेगेटिव होगी। कॉन्केव मिरर का फोकस हमेशा नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा फोकस पॉजिटिव होता है, इसलिए उसकी फोकस वर्चुअल होती है, इसलिए इसकी फोकस रियल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ऐसा आता है कि जो फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ 2 तरीके से डिसाइडेड होता है। जो लाइट बहुत पास में होती है ना, ये जो थीटा आप देख रहे हो ना, थीटा की वैल्यू मान लीजिए 30 डिग्री हो गई, 60 डिग्री हो गई, तो ये जो लाइट होती है ना इसको हम मार्जिनल रे कहते हैं, ठीक है। और जो लाइट बहुत ही पास होती है उसको हम पैरेक्सल रे कहते हैं। तो अगर हम मार्जिनल रे के लिए बात करें तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला कितना होता है, F इज इक्वल्स टू R माइनस R डिवाइड बाई 2 cos थीटा, ठीक है। वह थीटा की वैल्यू इस केस में लगभग बताएं 30 डिग्री 60 डिग्री के आसपास होती है। लेकिन जब मैं मार्जिनल रे की बात करूँगा तो मार्जिनल रे में क्या होता है, थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है। थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री है ना, थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री। उस केस में हम ऐसा मान लेते हैं थीटा की जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो 0 डिग्री के बराबर होगी। जैसे 0 डिग्री हो गया तो अब आपका जो फोकस होगा दिस विल बी इक्वल टू R माइनस ऐसा R/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा R/2। तो फोकल लेंथ R/2 हम तब यूज़ करते हैं जब कंडीशन कैसा हो, पैरेक्सियल रे के लिए हो, है ना। मार्जिनल रे के लिए F इक्वल टू R/2 हम कंसीडर नहीं करते हैं, ये आप याद रखना। इनके ऊपर एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट A एंड B आर प्लेस्ड 15 एंड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसका पहले आप डायग्राम बनाते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और मिरर कैसा है, कॉनकेव मिरर है, तो आपने कॉनकेव मिरर आपने ऐसे बना दिया। जैसे कॉनकेव मिरर बनाया तो इसने बोला कि जो ऑब्जेक्ट है वो 15 एंड 25 सेंटीमीटर पे है। तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस कहाँ पे है। तो इसके लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना वो 40 डिग्री है।
अब रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकस निकालने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि रे कैसे हैं, पैरेक्सियल हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई जो इस क्वेश्चन में आर दिया हुआ है, आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, आर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर पे फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ के 15 यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, 15 पे एक ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो बी रखा हुआ है वो 25 पे रखा हुआ है ना। मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 और ये वाली पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, ठीक है। और यहाँ पे इसका पोल है और इस पॉइंट पे एफ ऐसा बना हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इनका जो इमेज बनेगा है ना, उनकी बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना बी पे बना होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पे बना होता है तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी। तो आप याद रखना कि फोकस पोल में जो इमेज बनता है ना वो बिहाइंड द मिरर बनता है। तो जो आपके पास जनरल फार्मूला है, अगर आपको पता है कि भाई इसकी फोकल लेंथ 20 है एंड कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हर जगह फोकल लेंथ को -20 लिखा है। ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहाँ पे है तो लाइट इस तरीके से आएगी, मेजरमेंट ऐसे होगा तो इसकी वैल्यू हो गई -15। सॉल्व करेंगे तो इसकी जो इमेज की डिस्टेंस आएगी वो 60 पे आएगी, कहीं यहाँ पे बनेगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर के आसपास होगा। लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, वो टेक्निकली फोकस के इधर है ना। अगर बी की वैल्यू 25 है ना और फोकस 15 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 में होगा। तो ये वैल्यू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में लाई कर रही है। तो जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड सी बनेगा, राइट। तो जब यहाँ पे मैंने फोकल लेंथ को 20 और यू की वैल्यू -25 रखा तो इसकी जो इमेज बनी वो -100 पे बना। तो कुछ पूछ रहा है कि जो दोनों इमेज बने हैं ना उनकी बीच की दूरी क्या है। तो एक तो इमेज यहाँ बन गया, इसकी वैल्यू कितनी है 60, और एक तो इमेज यहाँ बन गया, इसकी वैल्यू कितनी है 100। दोनों को हम ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर कितना होगा 160। तो बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, लॉजिकली आप अप्रोच करोगे तो सही से आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टाइप का मैग्नीफिकेशन होता है, ये मैग्नीफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफिकेशन आपको कई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक तो ये बताता है कि कोई भी जो इमेज है वो सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए m की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो ऑब्जेक्ट इमेज दोनों क्या होगा, एक ही, दोनों इरेक्ट होगा तो सीधा होगा। अगर m की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है तो इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, इरेक्ट नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे मैंने केस भी लिख दिया है, ये दोनों केसेस आपको याद रखने हैं। जैसे इस केस में देखना, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो टेक्निकली इसकी m की वैल्यू <0 आएगी। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, इमेज इसके इधर की ओर बन गई, तो उसके लिए m की वैल्यू क्या आनी है, पॉजिटिव आनी है। दूसरा बात यह है कि मान लीजिए आपने मैग्नीफिकेशन निकाला, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अगर 1 से बड़ा है तो जो साइज़ ऑफ इमेज होगा ना वो बड़ा होगा। यहाँ पे बोलेंगे जो हाइट ऑफ इमेज है वो हमेशा बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। और अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा आ गया तो जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा होगा, डिमिनिश्ड बनेगा। तो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है या फिर लार्ज है, वो बताता है मैग्नीफिकेशन। एंड मैग्नीफिकेशन के 3 फार्मूले होते हैं। कौन सा फार्मूला, एक तो होता है -v/u, दूसरा होता है f/f-u, तीसरा होता है f-v/f। याद रखना, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि 9th-10th क्लास में बच्चों की तरह आप पढ़ते थे। बट ये जो रिमेनिंग 3 फार्मूले हैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं ये मैं अब आपको दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन पूछा है, द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, for the phase view having the focal length is the 0.4 meter, right? The distance at which you hold the mirror from the face to order to see your image at the magnification of the 5। क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि भाई जो अपराइट मैग्निफिकेशन है, मतलब आपका जो इमेज बनना है वो सीधा ही बनना है, राइट। और जो कॉन्केव मिरर है तो ऑब्वियसली आप फोकस एंड उसके पोल के बीच में रखोगे तभी इमेज आपकी सीधी बनेगी। तो इसके लिए मैग्निफिकेशन को आपको +5 कंसीडर करना है। मैग्नीफिकेशन -5 भी हो सकता है, बट इसने बोला है कि मुझे एक ऐसा इमेज चाहिए जिसमें हमको पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन चाहिए होगा, राइट। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज़ ऑलवेज नेगेटिव, तो -0.4 हो जाएगा। यू आपसे पूछा गया है तो हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है ये आप ध्यान दीजिए। तो हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें f और u दोनों हैं। तो हम यूज़ करेंगे m विल बी इक्वल टू द f/f-u।
जहाँ जहाँ डेटा है साइन के साथ डेटा को रखेंगे, यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा -2 एंड -5u विल बी इक्वल टू द 0.4 ऐसा, ठीक है, -0.4, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1.6 विल बी इक्वल टू द 5u एंड u को अगर हम सॉल्व करेंगे तो -3 हो गया 0.3 एंड 2, तो -0.32 मीटर के आसपास आपके पास u आ गया। इजी क्वेश्चन, आपको अंडरस्टैंड करना है एफ एंड यू की वैल्यू कैसे पुट करनी है। और भी तरीके हो सकते हैं बट ये सबसे बेस्ट एंड शॉर्ट मेथड है। अब हम ऐसे मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि मिरर के सामने इस तरीके से उसके प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है, जो u1 है उसका इमेज v1 निकाल लो, जो u2 है उसका इमेज v1 निकाल लो, है ना, दोनों के इमेज आ जाएगा, दोनों के हाइट निकाल लो। इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। कोई इसका है ना फिक्स कोई मेथड नहीं है, आपको u1 u2 को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मान करके इनके अलग अलग इमेज निकालनी है एंड इसकी वजह से आपका आंसर आ जाएगा। तो लेटरल मैग्नीफिकेशन होता कितना है, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी इनकी वैल्यू आनी है, राइट, आपको पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है, तो जो भी u2 माइनस u1 आएगा डेट इज़ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो v1 माइनस v2 आएगा इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ इमेज। तो यहाँ से आप इनको निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ना कि बहुत माइन्यूट सा आप डिस्प्लेसमेंट होता है, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा होता है, उसके लिए दोनों को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करना है, उसके लिए आपको ये वाला पॉइंट सीखना है। ये आया कहाँ से, तो इसका आप डेरिवेशन देखना। जैसे आपके पास है 1/f विल बी इक्वल टू द 1/u एंड प्लस 1/v। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 विल बी इक्वल टू द, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा du डिवाइड बाय द u स्क्वायर, माइनस आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा -dv डिवाइड बाय द v स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो मेरे को डेटा मिलेगा dv डिवाइड बाय द du विल बी इक्वल टू द -v स्क्वायर डिवाइड बाय द u स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसका पूरा का पूरा वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं, है ना, तो हमको बेसिकली ये वाला फार्मूला मैग्नीफिकेशन की तरह होता है। कौन सा मैग्नीफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन है। तो जहाँ पे डी यू की बात करते हैं, डी यू मतलब जो छोटा सा लेंथ है किसका, लेंथ ऑफ इमेज, डी यू किसकी है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और इन दोनों का रेशियो -v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, तो ये टेक्निकली -m स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए, है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड टेक्निकली किसके बराबर होगा कि ml मीन्स लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन विल बी इक्वल टू द m स्क्वायर, क्योंकि m की वैल्यू होती है -v डिवाइड बाई u, राइट। दोनों के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, m स्क्वायर मिलेगा। m स्क्वायर से आपको मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई, साइन वगैरह की बात नहीं होगी, सिर्फ यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड ध्यान से देखना पड़ेगा। चलें आगे बढ़ते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन कैसा किया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि अ थिन सिलेंडर रॉड ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर। अगर मान लो एक रॉड है, एक मिरर है, मिरर कैसा है, कॉनकेव। तो पहले हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना देते हैं भाई। यहाँ कॉनकेव मिरर बन गया और इसके सामने एक 10 सेंटीमीटर का एक रॉड यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसा 10 सेंटीमीटर का मैंने रॉड रख दिया। रॉड इस तरीके से रखा गया है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है ना, वो कहाँ अप्लाई कर रहा है, उसके फोकस अप्लाई कर रहा है। तो अगर मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, ये इसका ये वाला पॉइंट है, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट इसका ए है, तो इस ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, थोड़ा सोच करके बताओ। तो अगर ये पूरा 20 है, ये लेंथ 5, इसको 20 में से हमने क्या करना है, कितना है, 20 है कि 40 है, सॉरी ये डेटा हुआ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो अगर 5 माइनस करेंगे तो ये जो ए पॉइंट है ये आएगा 35 पे, और जो ये वाला पॉइंट है बी पॉइंट आएगा 45 पे, ठीक है, बी आ गया 45 पे। तो आपको कुछ और नहीं करना है, ए और बी का अलग अलग आपको यहाँ पे इमेज बना देना है। तो हमने डेटा में पुट किया कि भाई 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो इसका फोकल लेंथ है वो 20 है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा गया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सच ए वे इट्स मिड पॉइंट ऑफ रॉड एट द 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर,
है ना, 40 सेंटीमीटर पे रखा गया है, राइट। द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर विल बी इक्वल टू x/3, इनकी वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है, ठीक है। और क्वेश्चन में इसका जो फोकल लेंथ दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ऐसा डेटा कह रहा है। तो जब मैंने फोकल लेंथ को -20 रखा, इसकी वैल्यू -30 रखा, तो यहाँ से VA की वैल्यू आ गई -140/3, एंड -140/3 यहाँ पे आनी ही थी, राइट। क्यों आनी थी? क्योंकि फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 20, एंड जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 35, मतलब वो फोकस के और आगे है, राइट। ये नेगेटिव में आ गया। लेकिन जब वैल्यू मैंने यहाँ पे -45 रखा, तब इसकी वैल्यू आ गई -36। तो अब कह रहा है कि भाई वो उनकी बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, तो जो भी दोनों यहाँ पे वैल्यू आई, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करके लेंथ निकाल लेनी पड़ेगी। तो अगर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो जो लेंथ ऑफ इमेज आएगी उसकी वैल्यू मॉड कर दो, यहाँ पे आएगा -140, और इसको माइनस कर देंगे। एज ए डिस्टेंस ही कंसीडर करेंगे तो बेटर है कि आप डायरेक्ट ही माइनस करो, प्लस करके माइनस कर दो। तो यस 140 डिवाइड बाई 3 एंड -36, इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 140 -36 में इधर आ गया 18, यहाँ पे आ गया 0, एंड डिवाइड बाई कितना आ गया 3। इनको सॉल्व करके माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 32 डिवाइड बाई 3। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 32 के बराबर आएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो रॉड है उसके दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, वहाँ से उनकी इमेज की वैल्यू आएगी, और उसको माइनस करके इमेज की लेंथ हम निकाल देंगे। अगर यहाँ से पूछता है भाई लैटरल मैग्नीफिकेशन बताओ कितना है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ इमेज, तो इमेज ऊपर आएगा, ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, वहाँ से हम लैटरल मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि भाई कि सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो देखो ये वाला जो साइज़ है, इसके अंदर जो भी वेरिएशन आएगा इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, ठीक है। और बाकी जो वेरिएशंस है ना, वो जिसकी वजह से आता है वो होता है लैटरल मैग्नीफिकेशन। तो जो भी जिस तरीके से ये रखा गया है जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से भी रखा जा सकता है और इस तरीके से भी रखा जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ और नहीं देखना है, जो भी सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन है, एरिया ऑफ इमेज डिवाइड बाय द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। एरिया ऑफ इमेज, अब देखिए एक को आपने बोला L, दूसरे को आपने बोला B, ठीक है। L और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मैग्नीफिकेशन मिलेगा। तो अगर हम लेंथ की बात करते हैं कि भाई यहाँ पे इसकी कितनी लेंथ है, यहाँ पे इसकी कितनी लेंथ है, तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी। दूसरा अगर हम B की बात करेंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, यहाँ पे कितनी वैल्यू है, यहाँ से B की वैल्यू आएगी। डेटा रखेंगे एंड सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन हम निकाल देंगे, ठीक है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए A है, तो हमने मैग्नीफिकेशन की बात करूँगा तो MA मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी यहाँ पे हाइट आ जानी है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे रखा गया है, यहाँ से इसकी हाइट आ जानी है। तो दोनों को डेटा रख करके आप सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन आप निकाल सकते हैं। इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। जैसे कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा मिरर होता है, राइट। तो अगर जो मिरर है इसको मैंने अपने जगह पे फिक्स किया हुआ है, मिरर को अपने जगह पे फिक्स किया हुआ है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, राइट। एन ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो इमेज है वो किस डायरेक्शन में जाएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज, राइट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो यहाँ से डेटा निकालना होता है कि भाई ऑब्जेक्ट इस स्पीड से आ रहा है तो इमेज किस स्पीड से आ रहा होगा, ये आपको फाइंड आउट करना होता है। बट इसको सॉल्व करने के लिए एक आपको प्रोसेस अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। प्रोसेस क्या होना चाहिए, पहले एक्स एक्सिस की बात करते हैं। एक्स एक्सिस क्या होता है, अगर मान लीजिए मिरर के सामने कोई चीज़ एक्स एक्सिस में आ रही है तो उसका इमेज कैसे अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, स्पीड कैसे चेंज करेगा, उसके बारे में बात होगी। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, 1/f = 1/u + 1/v²। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 विल बी इक्वल टू -du/u² एंड प्लस, सॉरी इसको भी आप माइनस कर दो, -dv डिवाइड बाई द v²। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि dv डिवाइड बाई द du विल बी इक्वल टू द -v²/u²। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -m²।
जो डी वी है ना, डी वी मतलब इमेज अपनी पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है। अगर इसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दूँ, इधर भी मैंने कर दिया ऐसा डी टी और इधर भी हमने ऐसा कर दिया डी टी, तो ऊपर वाली जो वैल्यू मिलेगी ना, इसको आप ऐसे लिखोगे भाई, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग द एक्स एक्सिस, और इसको दूसरे साइड लेके जाओगे तो माइनस एम स्क्वायर तो आ ही जाएगा, ठीक है। और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर अलोंग द एक्स एक्सिस। तो याद रखना, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है तो माइनस एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेज की वेलोसिटी मिलेगी। मतलब अगर जो ऑब्जेक्ट है वो प्लस एक्स की ओर आ रहा है तो इमेज किधर जाता हुआ दिखाई देगा, आपको माइनस एक्स की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा मिरर है, राइट, और जो ऑब्जेक्ट है ना वो ऐसा ऊपर की ओर जा रहा है, तो इमेज भी तो ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। तो वो आप कैसे निकालोगे, उसके लिए एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो m टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनकी वेलोसिटी हो जाती है। बट वो वेलोसिटी अब y एक्सिस पे आएगी, तो y एक्सिस पे आएगी तो आपके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y एक्सिस विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द y एक्सिस, और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन्स मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे x वाले वेलोसिटी को निकालने के लिए, और मैग्नीफिकेशन फार्मूला यूज़ करेंगे y डायरेक्शन में वेलोसिटी को निकालने के लिए। इनके ऊपर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया है उसको आप ध्यान से देखना। इसका लैंग्वेज अच्छे से क्रिएट करता है, लैंग्वेज पे आप फोकस करना। लैंग्वेज कह रहा है दो कार हैं, कार ए एंड बी, राइट। तो मान लीजिए जो कार बी है वो कार ए को रिलेटिव स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड से ओवरटेक करना चाहता है, ठीक है। तो मान लीजिए कार बी है, ये ओवरटेक करना चाहता है कितने स्पीड के साथ में, 40 मीटर पर सेकेंड के साथ में। किसके रिस्पेक्ट में, कार ए के रिस्पेक्ट में। तो ए का जो मिरर लगा हुआ है ना, इसको मैंने रोक दिया, तो जो भी वेलोसिटी आई तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर आई, है ना, किस एक्सिस में आई, एक्स एक्सिस में आई। कह रहा है कि जो इमेज है ना, इमेज की कितनी स्पीड होएगी वो आपको बताना है। कब बताना है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि इन द मिरर ऑफ द फोकल एंड 10 सेंटीमीटर फिटेड ऑन द कार ए व्हेन द बी इज़ द 1.9 मीटर अवे फ्रॉम द ए। मतलब यहाँ से अगर ये 1.9 मीटर दूरी पे होती है तो जो इमेज है वो कितनी स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, वो आपको निकालना है। तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया। जनरल फार्मूला क्या होता है कि जो भी वेलोसिटी ऑफ इमेज है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर that will be equal to minus of velocity of object with respect to mirror and multiplied by the m square। ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। बट यहाँ पे इसकी वैल्यू तो आपको पता है कितना है, 40 है। इसकी वैल्यू पता है कितना, 40 प्लस एक्स की, और इसलिए मैंने पॉजिटिव। एम नहीं पता है। एम को निकालने के लिए क्वेश्चन में दो डेटा और गिवन है। कौन कौन से डेटा गिवन है, पहला डेटा दिया है कि भाई जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मिरर कैसा है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, मिरर यहाँ पे दिया हुआ है मिरर ऑफ द फोकल लेंथ प्लस 10। क्या लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो हम ऐसा मान लेंगे कि भाई ये प्लस 10 है, ठीक है। फोकल लेंथ प्लस 10 लिखा है, प्लस फोकस पॉजिटिव मानेंगे। तो अगर ये पॉजिटिव मानेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब ऐसा मिरर होगा, राइट। कॉन्वेक्स को ऐसा मान लेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है एफ डिवाइड बाई एफ माइनस यू। देखो जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर या मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 190 हो जाएगा, राइट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस डायरेक्शन में आएगा, मेजरमेंट इधर की ओर होगा, तो 190 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ये सारा डेटा रखेंगे तो मैग्नीफिकेशन आएगा 1/20। 1/20 यहाँ पे रखेंगे। अब इनको सॉल्व करोगे जो आपके पास वैल्यू आएगी कितनी आएगी, -40 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई द 400, ठीक है। 40 से 40 कैंसिल आउट हुआ, फाइनल वैल्यू इज़ -0.1 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से इमेज जाता हुआ दिखाई देगा। एक प्लस एक्स की ओर आएगा तो इमेज किधर की ओर होगा, -x की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, राइट। चले इस लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक है न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन फार्मूला बड़ा आसान होता है। न्यूटन ये बताया कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज है, तो पोल से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है इसको आप u कहते हो, पोल से जो इमेज की डिस्टेंस होती है इसको आप v कहते हो, ठीक है। बट उन्होंने एक फार्मूला दिया, मिरर फार्मूला को मॉडिफाई किया। उसने बोला कि जो फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ से इनकी दूरी को आप x मान लीजिए, एंड फोकल लेंथ से जो इमेज बनेगा उसकी दूरी को आप y मान लीजिए, और फोकस यहाँ से आप निकाल सकते हो।
जो भी मेजरमेंट होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज वो फोकस से दिया जाएगा। इसके ऊपर जेई ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे अगर मान लेते हैं कि इनका फोकस यहाँ पे है, राइट, कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा होगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड हुआ। बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पे है तो इमेज किसके बीच में बनेगा, सी एंड एफ के बीच में इमेज बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट D1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब वो एफ से D1 नहीं दिया है, कहाँ से दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दिया है। तो अगर मान लेते हैं ये D1 है और जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए सारी डिस्टेंस फोकस से निकालनी होती है, यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की जो दूरी होती है वो भी तो एफ के बराबर ही होती है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ है, D1। तो बताइए एक्स की बराबर किसके बराबर हो गया, D1 प्लस एफ के इक्वल हो गया, राइट। तो एक्स की जगह मैंने लिख दिया D1 प्लस एफ। अगर हम इमेज की बात करते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे फोकस है, इमेज इन दोनों के बीच में ही बनेगा, राइट, और मुझे एक्चुअली वाई चाहिए होता है। ठीक है, बट ये पूरी जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ये थ्योरेटिकली हम बोलते हैं एफ़ है, डिस्टेंस ये दिया हुआ है, इसको हमने बोला है D2। तो f अगर D2 पता है तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल देंगे, तो y बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, f माइनस D2 के बराबर होगा। तो f प्लस D1 f माइनस D2 के इक्वल हो गया। इस पूरे इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फाइनल फोकल लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर दिया। आपको ध्यान देना है मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, रिलेटिव वेलोसिटी एंड न्यूटन्स फार्मूला सही तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना है। क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आए हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान करके क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स माय टाइम।